पिछले लेक्चर में बेटा फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन पर डिस्कस किया गया था। इस इक्वेशन की बात करें बेटा तो CO2 H2O का यूज किया गया था लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल भी इन्वॉल्व हुआ था और ग्लूकोज या शुगर का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ इस इक्वेशन में बेटा फॉरवर्ड डायरेक्ट रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बेटा ये एनाबॉलिक रिएक्शंस है। अगर इसी रिएक्शन को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं तो वहां पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है जिसमें CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो कि रिस्पायरेशन में हम पढ़ेंगे, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन को शो करता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फोटोसिंथेसिस में बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन अगर जाए हम तो यहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा। ये हम उस पिछले लेक्चर में बेटा बताए थे कि ये आपका नेट रिएक्शंस है, ओरिजिनल रिएक्शन क्या होता है वो हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या क्या होता है, तो पहले ही बेटा हमने डिफिनीशन में बताया था कि ऐसा प्रोसेस जो लाइट के प्रेजेंस में हो, ग्रीन प्लांट, ठीक है, क्लोरोफिल के मदद से CO2 और H2O का यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली बेटा क्या है, सनलाइट चाहिए। सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट के जो लीफ हैं जिसमें आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और बेटा इसके बाद रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यूज होके फूड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग बेटा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और बाद में प्लांट इस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेता है, बचे हुए ग्लूकोज को बेटा, ठीक है, स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स हैं। यहाँ सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, CO2 H2O बेटा आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अगला बेटा आपका टॉपिक है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की अगर हम बात करें बेटा तो स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ में पाए जाते हैं। ये टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा जो लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं। इनका काम है बेटा गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करते हैं। साथ ही साथ बेटा ये स्टोमेटा जो होते हैं वाटर का लॉस कराते हैं वेपर के फॉर्म में, ठीक है। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो स्टोमेटा एक छोटा सा टॉपिक है। अगर हम स्टोमेटा की बात करें बेटा तो लीफ के सरफेस पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लीफ के सरफेस पर पाए जाते हैं। छोटे छोटे बेटा माइन्यूट पोर होते हैं जो लीफ के सरफेस पर पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग बेटा स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा की अगर हम बात करें बेटा तो स्टोमेटा जो होते हैं वो बीन शेप स्ट्रक्चर या बीन शेप सेल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा गार्ड सेल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्हें हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल्स के अगल बगल बेटा कुछ और सेल्स पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है बेटा सबसिडियरी सेल बोलते हैं, सबसिडियरी सेल बोलते हैं। अगर स्टोमेटा की बात करें बेटा तो दो गार्ड सेल्स होते हैं जो कि बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अगल बगल भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बेटा सबसिडियरी सेल्स बोलते हैं या सहायक सेल्स बोलते हैं। स्टोमेटा का मेन काम होता है गैस के एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ बेटा ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो स्टोमेटा लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं, माइन्यूट पोर होते हैं बेटा। इनकी अगर हम बात कर लें तो स्टोमेटा गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एक स्टोमेटा के अगर स्ट्रक्चर की बात कर लें बेटा तो दो बीन शेप सेल से बने होते हैं जिन्हें लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल बेटा कभी ओपन हो जाते हैं कभी क्लोज हो जाते हैं। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है गार्ड सेल में बेटा क्या पाए जाते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाएंगे जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाएगा और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर स्टोमेटा की बात करें बेटा तो स्टोमेटा गार्ड सेल सबसिडियरी सेल से बना होता है, ठीक है। गार्ड सेल की बात कर ले बेटा, ठीक है, तो गार्ड सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे और इस क्लोरोप्लास्ट में आपके ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाएगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। गार्ड सेल क्या करते हैं बेटा, स्टोमेटा के क्लोज और ओपन होने को रेगुलेट करते हैं। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, साथ ही साथ ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है।
आपको बेटा यहाँ एडिशनल डिफिनीशन लिखना है ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट की ग्रीन लीफ अपने स्टोमेटा के थ्रू वाटर का वेपर फॉर्म में लॉस करते हैं। प्लांट में होने वाला ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का लॉस वेपर फॉर्म में हो। कहां से हो बेटा? लीफ में पाए जाने वाले स्टोमेटा से हो। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। तो आप इसका डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में या बुक में लिख लीजिए। द प्रोसेस इन विच water loss in the form of vapor, the process in which water is lost in the form of vapor through stomata of leaves is known as transpiration। स्टोमेटा बेटा ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ट्रांसपायरेशन क्या है? ग्रीन लीफ में पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा वाटर का वेपर फॉर्म में लॉस होना। ठीक है, आगे बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल व्हिच हैज ए वाइटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। ये बेटा पॉइंट पहले भी हम आपसे डिस्कस किए थे। ग्रीन लीफ में क्लोरोप्लास्ट बेटा आपका ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाएगा जो फोटोसिंथेसिस के लिए निर्णायक रोल या पाइवटल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आज आपने बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा। स्टोमेटा जो था एडिशनल टॉपिक आपको वो पढ़ा दिए। स्टोमेटा के क्या काम है, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, ये पढ़ा दिया हमने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर लें तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फर्दर बेटा ठीक है कुछ और टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये आपका अगला टॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ना है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पढ़ना है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। सबसे पहले बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें बेटा तो ये एनिमल में होगा, और एनिमल्स को या फंगी की बात करें बेटा तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, अपने खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि ये ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ऐसे सारे एनिमल्स जो फूड को सॉलिड फॉर्म में इनटेक करते हैं, बाद में उसको बेटा ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं एनिमल में उसे हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या हमने बताया? इस तरह के न्यूट्रिशन में एनिमल सॉलिड फूड को इनटेक करता है, बॉडी के अंदर बेटा उसको ब्रेक डाउन करता है। एग्जांपल में आपके बेटा अमीबा हो गए और एनिमल्स हो गए। सेप्रोफिटिक की बात करें बेटा, ठीक है, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को डेड डिकिंग मैटर से बेटा एब्जॉर्ब करते हैं या इनटेक करते हैं। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो फूड को डेड डिकिंग मैटर से बेटा इनटेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और इस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल्स में आप फंगी को कहेंगे। पैरासाइट की बात करें बेटा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इस तरह के न्यूट्रिशन में बेटा जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो फूड के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को बेटा हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल है आपका कस्टोटा, जो कि एक पैरासाइट्स है और ये प्लांट पर डिपेंड होता है न्यूट्रिशन के लिए। एग्जांपल में आप बढ़ा सकते हैं टिक्स, ठीक है, टिक्स यहाँ दिया भी गया है। टिक्स भी बेटा एक आपका पैरासाइट्स है जो लिविंग एनिमल्स पर, ठीक है, डिपेंड होता है न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म बेटा जो लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
एग्जाम्पल में बेटा आपका कस्कटा है, दूसरा आपका टिक्स है। अगर हम पैरासाइट्स की बात कर लें तो पैरासाइट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके इक्टोपैरासाइट और एक आपके होते हैं बेटा इंडोपैरासाइट। ऐसे सारे पैरासाइट्स जो लिविंग ऑर्गेन पर डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन ध्यान रहे लिविंग बॉडी के ऊपर पाए जाए, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट्स जो लिविंग ऑर्गेन से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके बॉडी सरफेस से या उनके ऊपर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग इक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। जैसे आपका लीच हो गया, ठीक है, और सारे कई सारे एग्जांपल हैं, लीच हो गया, ठीक है, टिक्स आप मान लीजिए। इंडोपैरासाइट्स का मतलब ऐसे सारे पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेन के अंदर या बॉडी के अंदर पाए जाए और वहां से न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो ऐसे पैरासाइट्स को बेटा हम लोग इंडोपैरासाइट। तो पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर हो, वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे तो इंडोपैरासाइट। जैसे आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, एस्कैरिस, निमेटोड्स होते हैं एस्कैरिस। और ऐसे सारे पैरासाइट बेटा जो बॉडी सरफेस पर, ठीक है, जुड़कर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपके इक्टोपैरासाइट, जिसमें टिक्स हैं, लीच हैं, etc। अब बेटा अगला टॉपिक आपका है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें बेटा, तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन कई सारे स्टेप में होता है, कई सारे स्टेजेस में होता है। एनिमल जब न्यूट्रिशन करता है बेटा, तो सबसे पहले फूड को इनटेक करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन, फूड को लेता है, ठीक है। जब फूड ऑर्गेन के बॉडी में जाता है, एनिमल की बॉडी में जाता है बेटा, तो वो फिर ब्रेक डाउन होता है, इसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर उसके बाद बेटा जब बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन हो जाता है, तो उसको फिर बेटा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद टिश्यू या सेल्स उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एसिमिलेशन। और लास्ट में बेटा अगर अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल है या अनडाइजेस्ट फूड बच जाते हैं, तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। तो न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में होता है वो कई सारे स्टेप में होता है। सबसे पहले इंजेक्शन, फूड को इनटेक किया जाता है, फिर उसको ब्रेक किया जाता है डाइजेशन, फिर बेटा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी में पाए जाने वाले सेल, टिश्यू ऑर्गन उसको यूटिलाइज करते हैं, और लास्ट में अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल बेटा या मटेरियल बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं इंजेक्शन। तो ये आपके कई सारे स्टेप्स हैं जो एनिमल में न्यूट्रिशन में यूज किए जाते हैं। अगला टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर अमीबा की बात करें तो वहां जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होगा। अमीबा बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब अमीबा का बॉडी एक ही सेल से बना होगा। एक सेल का जरूर है अमीबा, लेकिन लाइव स्टेट में बने रहने के लिए सारे बेसिक फंक्शन करता है बेटा, सारे लाइफ प्रोसेस करता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग स्टेट में बने रहने के लिए सारे लाइफ प्रोसेस को बेटा करता है। वो डाइजेशन भी करता है, न्यूट्रिशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, यहाँ तक कि रिस्पायरेशन करता है। मतलब लाइव स्टेट में बने रहने के लिए वो सारे लाइफ प्रोसेस करता है। अब लाइफ प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन से मिलेगा। तो अगर अमीबा बेटा यूनिसेलुलर है तो उसको भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा, ठीक है। तो अगर अमीबा की बात करें बेटा, तो अमीबा अपने आसपास जब फूड पार्टिकल को देखता है तो उस फूड पार्टिकल को बेटा क्या करता है? इंजेक्ट करता है। पहले क्या करता है बेटा अमीबा? अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू उस फूड पार्टिकल को चारों तरफ से कवर करता है और बाद में बेटा उसको बॉडी के अंदर इनटेक कर लेता है। यही फूड पार्टिकल बेटा फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको अमीबा अपने बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देता है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो बॉडी सरफेस के थ्रू अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल को बाहर निकाल देता है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, जो कि लाइफ प्रोसेस का, ठीक है, पार्ट है। डाइजेशन करता है फूड पार्टिकल को फूड वैक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? डाइजेशन हो गया। अपने बॉडी सरफेस के थ्रू वो रिस्पायरेशन भी करता है। क्या करता है? रिस्पायरेशन। तो अगर अमीबा में बेटा हम, ठीक है, बात करें तो सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है और लाइफ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, या लिविंग स्टेट में बने रहने के लिए वो सारे लाइफ प्रोसेस को करता है। ये न्यूट्रिशन इन अमीबा में हो गया। तो बेसिकली जानना है कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन
है, मतलब ये सॉलिड फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर इनटेक करता है और उसको फिर ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज करता है। अमीबा है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अंडरलाइन कर दे रहा हूं। The solid food particles are ingested which react with enzyme and are digested. It is an omnivore. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, सॉलिड फॉर्म में फूड पार्टिकल को इंजेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जब बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल पहुंच जाते हैं तो कई सारे एंजाइम उसको डाइजेस्ट करते हैं। और सबसे खास बात, अमीबा जो है वो आपका क्या है, ओमनिवोर है, मतलब ये हर्बीवोर है और कार्निवोर है, ठीक है। अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर अमीबा की बात करें बेटा तो अमीबा में कई सारे एक्सटेंशन या आउटग्रोथ पाए जाते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटग्रोथ या एक्सटेंशन है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। और इस स्यूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्स फीट, झूठा पैर। तो अमीबा में बेटा एक्सटेंशन होता है, सेल मेम्ब्रेन आउटग्रोथ के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाता है और इसी को हम लोग बेटा स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और इसी स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा क्या करता है, मूवमेंट करता है या मूव करता है। यहाँ तक बेटा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस समय जो खाली समय आपको मिल रहा है इसमें आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।